चलो भाई देखो। हेलो क्लास 10। इस वीडियो में हम फिजिक्स का स्टार्टिंग वीडियो बनाने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है, ये पूरा लाइट जो है 3 चैप्टर से रिलेटेड है। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक एक ब्रांच होता है फिजिक्स का जिसमें 3 चैप्टर कवर होगा आपका। एक है रिफ्लेक्शन जो इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग, फिर आता है रिफ्रैक्शन, है ना। देखने में दोनों वर्ड एक जैसा है लेकिन ये बहुत अंतर है। रिफ्रैक्शन बिल्कुल अलग चीज़ है, रिफ्लेक्शन बिल्कुल अलग चीज़ है। अरे गॉड, 19-20 का ही तो फर्क है बस। यहाँ कोई है तो 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। और लास्ट चैप्टर हमारा है ह्यूमन आई, है ना। एनसीईआरटी के हिसाब से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों एक ही में दे दिया है। बहुत सारा किताब में एक ही में दिया है, कुछ कुछ किताब इन दोनों को अलग अलग दिया है। हम लोग अलग अलग के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला इसमें जो वर्ड है ऑप्टिक्स, ये ऑप्टिक्स है क्या? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ लाइट। कहने का मतलब ऑप्टिक्स, जिस तरह हम लोग पहले जानते थे कि ये सिर्फ साइंस ही होता है, तो साइंस के अंदर अब पता चलने लगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी होता है। ठीक उसी तरह जब फिजिक्स के अंदर घुसेंगे तो पता चलेगा इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसमें मैकेनिक्स होता है, साउंड वाला वेव वाला चैप्टर अलग होता है जो क्लास 9 में हम लोग पढ़ा करते थे। अब जो आया है क्लास 10 में वो लाइट से रिलेटेड वाला टॉपिक है, तो वैसे चीज़ को बोलते हैं ऑप्टिक्स, है ना। तो एक ऐसा फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइट से रिलेटेड जो भी बात पढ़ेंगे तो उस ब्रांच का नाम हो जाएगा ऑप्टिक्स, ठीक है। उसके बाद है हमारा लाइट। लाइट का डेफिनेशन, तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। सेंसेशन वर्ड का मतलब होता है फीलिंग, है ना। ये वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है लाइट जो हम लोग को महसूस कराता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए, है ना। अपने आँख से हम लोग महसूस कर सकते हैं कि वो लाइट ज़्यादा है कम है। कभी मान लीजिए सन से बहुत ज़्यादा लाइट आता है तो हम लोग अपना आँख को छोटा कर लेते हैं, लगता है, फील होता है कि हाँ बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है, ठीक है। तो ये फील करने का चीज़ है। हीट वाला जो एनर्जी होता है वो भी फील करने का एनर्जी होता है। साउंड एनर्जी भी हम लोग फील करते हैं, है ना। तो साउंड को हम लोग फील करते हैं अपने ईयर से, कान से। हीट को हम लोग फील करते हैं अपने स्किन से, और लाइट को फील किया जाता है अपने आई से। इसीलिए जब ये टॉपिक लास्ट में एकदम जाएगा तो आपको ह्यूमन आई के बारे में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये सारा चीज़ लाइट से रिलेटेड वाला बात है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट का। तो लाइट का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है? पहला प्रॉपर्टी, इट इज़ अ नॉन मैकेनिकल वेव, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लास 9 में जो बच्चे वेव के बारे में पढ़े होंगे वो इस बात को जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे वो भी सुन ले थोड़ा। वेव जो होता है 2 प्रकार का वेव होता है, एक होता है मैकेनिकल और एक होता है नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव वैसे वेव को बोलते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको मीडियम का ज़रूरत है। बीच में कोई पार्टिकल अगर होगा तभी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो पाएगा। और नॉन मैकेनिकल में क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको मीडियम का ज़रूरत नहीं है, वो खाली जगह से भी चला जाएगा। उस चीज़ को बोलते हैं वैक्यूम, है ना। तो नॉन मैकेनिकल को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, मीडियम नहीं चाहिए, और मैकेनिकल को चाहिए। और बल्कि जितना ज़्यादा गाढ़ा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा, वो उतना फास्ट ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो मैकेनिकल का उदाहरण होता है साउंड, और नॉन मैकेनिकल का एग्जाम्पल होता है लाइट। तो लाइट एक तरह का नॉन मैकेनिकल हुआ और साउंड एक तरह का मैकेनिकल हुआ। कहने का मतलब अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साउंड को अगर ट्रैवल कराना है तो बीच में कुछ ना कुछ होना चाहिए, और अगर लाइट को ट्रैवल कराना है तो बीच में कुछ नहीं भी रहेगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। इस बात का प्रूफ देने के लिए हम एक एग्जांपल समझाते हैं ना, कि ये मान लेते हैं कि ये सन है और ये हमारा अर्थ। अर्थ पे बहुत सारा एटमॉस्फेयर का लेयर होता है ना, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ऐसे करके आप लोगों ने ज्योग्राफी में सुना होगा। तो बहुत जो भारी वाला एयर होता है वो नीचे होता है, फिर उससे हल्का, फिर उससे हल्का, फिर उससे हल्का। तो एक ऐसा लेयर होता है जो सबसे ऊपर होता है, उसके ऊपर अब हवा नहीं होता है, तो वैसे जगह को बोलते हैं स्पेस। स्पेस बोलिए या फिर वैक्यूम बोल लीजिए, ठीक है। और उसके कुछ दूर के बाद होता है हमारा सन। अब आपको पता है कि इतना दूर क्या हो गया, वैक्यूम पड़ गया। सन से जो लाइट आ रहा है वो डायरेक्टली अर्थ तक पहुंच जा रहा है। क्योंकि बीच में वैक्यूम है तो वैक्यूम लाइट को रोक नहीं सकता,
क्योंकि लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है, इसीलिए इसको बिना मीडियम के भी ये ट्रेवल करके आ जाता है मेरे आँख तक। और लाइट के साथ साथ बहुत सारा रेडिएशन होता है, गामा रेडिएशन है ना, रेडियो वेव्स, बहुत तरह का रेडिएशन भी साथ साथ चलाता है, क्योंकि सभी के सभी क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल वेव को दूसरा नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होता है। अब यही बात करते हैं इसके साउंड का। आप ये भी सुने होंगे कि सन पे बहुत सारा बम ब्लास्ट होते रहता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूज़न के नाम से जानते हैं। हीलियम और हाइड्रोजन गैस से मिल के बना ये एक तरह का गोला है आग का, तो ये ब्लास्ट होते रहता है। इसी ब्लास्ट के कारण बहुत सारा एनर्जी यहाँ पे निकलते रहता है और मेंटेन रहता है। तो आप बताइए, इतना सारा ब्लास्ट होता है, लेकिन हमने क्या आज तक कभी कोई साउंड सुना है? नहीं सुना है ना। क्यों नहीं सुना है? क्योंकि जब भी साउंड आएगा तो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम चाहिए, और यहाँ पर मीडियम नहीं है, यहाँ पर वैक्यूम है। तो वैक्यूम से साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, लेकिन लाइट ट्रेवल कर सकता है। इसीलिए लाइट मेरे आँख तक आता है, मगर साउंड आँख तक नहीं आता है, हमारे कान तक सुनाई नहीं देता है। इस बात से साबित हो गया कि साउंड एक नॉन मैकेनिकल वेव है और लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है। चलिए अगला प्रॉपर्टी है, इट अंडरगोज रिफ्लेक्शन व्हेन इट हिट्स स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जब भी लाइट जो है वो कहीं चिकने सरफेस पे गिरेगा, स्मूथ सरफेस पे गिरेगा, और तो टकरा के वो वापस चला जाएगा, है ना। तो स्मूथ सरफेस कहने का मतलब हमारे लिए दिमाग में आता है मिरर, आईना। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आईना से ही टकरा के रिफ्लेक्शन करे, पानी से भी टकरा के रिफ्लेक्शन करता है। नया नया जो बर्तन होता है ना, स्टील का बर्तन, उसमें भी आप अपना चेहरा बखूबी देख सकते हैं। आप देखिएगा, नया नया किसी का तिलक उलक चढ़ रहा होता है तो नया नया बर्तन कितना शाइनिंग होता है, वहाँ भी अपना चेहरा दिख जाता है। जस्ट लाइक वो मिरर ही काम करता है। तो मतलब कोई भी सरफेस पे लाइट टकरा के वापस आएगा अगर वो स्मूथ हुआ तो। इस फेनोमेना को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन, है ना, जो कि इस चैप्टर का नाम है, और यही इस चैप्टर में डिटेल में जाएंगे हम लोग, ठीक है। पहले अभी हम लोग लाइट के बारे में जान लेते हैं। अगला है कि इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मान लीजिए कि कोई लाइट जो है हवा से पानी में जा रहा है, एयर से वाटर में जा रहा है, तो जब भी एयर से वाटर में जाता है लाइट, तो लाइट जाते वक्त बेंड कर जाता है थोड़ा सा, है ना। इस बेंडिंग का कारण है स्पीड ऑफ लाइट का चेंज हो जाना, है ना। तो इस फेनोमेना को बोलते हैं, जब बेंड होता है लाइट तो इस बेंडिंग को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, है ना। और ये कब होता है? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है। लेकिन रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं था, तो रिफ्लेक्शन में सेम मीडियम से आया और सेम ही में चला गया, ठीक है। तो आपको एक बेसिक डिफरेंस पता चल रहा होगा कि रिफ्लेक्शन अलग वर्ड है जो कि टकरा के वापस आने वाले को बोलते हैं, और रिफ्रैक्शन अलग वर्ड है जो कि मुड़ने वाला लाइट को बोलते हैं। अगला जो प्रॉपर्टी है हमारा, इट्स स्पीड। तो जो स्पीड होता है लाइट का वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 8 बार 0, इतना मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में इतना मीटर ट्रेवल कर जाता है। इस मीटर को अगर हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। आप इमेजिन कीजिए कि लाइट का स्पीड कितना हो सकता है। मात्र एक सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर दूर जा सकता है। 3 लाख किलोमीटर कितना होता है? बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। मतलब एक कंट्री से दूसरा कंट्री छोड़िए, एक कॉन्टिनेंट से दूसरा कॉन्टिनेंट भी जाया जा सकता है, इतना ज़्यादा है। कहने का मतलब अगर कोई श्रीलंका से टॉर्च वॉर्च वगैरह बारेगा, टॉर्च जलाएगा, क्योंकि उसमें लाइट का स्पीड होगा, तो वो एक ही सेकंड में पूरा
हमको लग रहा है कि पूरा इंडिया, पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब पार हो करके चला जाएगा, क्योंकि लाइट का स्पीड कितना है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, बहुत दूर ट्रैवल कर सकता है 1 सेकंड में। अब ये जो हम एग्जांपल दिए कि 1 सेकंड में श्रीलंका से चला जाएगा एकदम नॉर्थ ईस्ट वगैरह, मतलब पूरा पार कर सकता है अफ़गानिस्तान, रसिया, यहाँ चाइना वगैरह, तो ये आपको महसूस नहीं हो रहा होगा, ऐसा लग नहीं रहा होगा कि सच में ऐसा हो सकता है ना। तो देखिए लाइट का क्षमता है जाने का, मगर हमारे टॉर्च के पास उतना एनर्जी नहीं है कि वहाँ तक लाइट को ट्रैवल करा सके, है ना। तो अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी हुआ टॉर्च में तो सच में वो चला भी जाएगा, क्योंकि जाते जाते सारा एनर्जी बिखर जाता है रास्ता में, और वहाँ तक उतना दूर जाने के लिए एनर्जी नहीं बचता है ना। आप ये समझिए ओवरऑल कि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, एक्सेस, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और बात है जो जनरल नॉलेज के लिए है आपका, कि लाइट का जो स्पीड है इतना ज़्यादा होता है, ठीक है, फिर भी कुछ कुछ ऐसा प्लैनेट है कि लाइट को भी ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा दूर, बहुत ज़्यादा देर लग जाता है, ठीक है। प्लैनेट नहीं है वो, स्टार्स है। आप जो स्टार्स और हम लोग जो स्टार्स देख रहे हैं रात में चमकता हुआ, हमारा पृथ्वी ये है, और ये जो छोटा छोटा स्टार्स दिखाई देता है हम लोग रात में, वो काफ़ी दूर है हमसे, इतना ज़्यादा दूर है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्योंकि अभी हम लोगों ने जाना कि लाइट का स्पीड इतना ज़्यादा है, 1 सेकंड में लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर सकता है, मगर ये जो स्टार का लाइट आता है हमारे आँखों में, वो लगभग 1.5 से 2 साल लगाता है। लाइट 1.5 से 2 साल लगाता है, तब जाके हमारे पृथ्वी पर आप पहुंचता है उसका लाइट। तब आप सोच लीजिए कि किसी इंसान को स्टार पे जाना एकदम नामुमकिन है। सबसे पहली बात कि वो लाइट के स्पीड से कभी ट्रैवल कर ही नहीं सकता, है ना। और दूसरी बात, अगर लाइट को 1.5-2 साल या 1-1.5 साल लग रहा है ट्रैवल करने में, स्टार से अर्थ पे आने में, तो हमारे इंसान को या कोई भी रॉकेट वगैरह या कोई भी लॉन्चर अगर हम बना लेते हैं कितना भी हाई स्पीड का, वो कितना भी होगा तो लाइट का मुकाबला, लाइट का आधा भी नहीं बन सकता। तो उसको न जाने कितना साल लगेगा वहाँ तक जाने के लिए। अगर उसमें फ्यूल भी भर देंगे तो वहाँ तक जाते जाते फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, है ना। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो इसके लिए एक डिस्टेंस निकाला गया है, उसको बोलते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है? ये एक तरह का डिस्टेंस नापने का यूनिट है। और किस तरह का डिस्टेंस? तो बहुत ज़्यादा दूर दूर वाले ऑब्जेक्ट को, हेवनली बॉडीज जो हमारे अर्थ, प्लैनेट, ये सब को लेके मापने वाला डिस्टेंस को ही बोलते हैं लाइट ईयर, ठीक है। हमारा जो सन है वो भी एक तरह का स्टार सी है। हमारा जो सन है वो भी एक तरह का स्टार है, मगर ये सब स्टार बहुत दूर वाला स्टार है, और ये जो है बहुत सामने वाला स्टार है। इसीलिए हम लोग को ये बहुत हॉटेस्ट नज़र आता है, बहुत ज़्यादा हीटेड अप नज़र आता है, गर्म रहता है, और ये पीला पीला दिखाई देता है। इसका शेप कुछ और दिखाई देता है, इसका शेप कुछ और। हमारे मन में ऐसा बैठा हुआ है कि और ये जो सन है वो स्टार के जैसा नहीं, तो आप जान लीजिए कि सन और स्टार दोनों एक ही जैसा होता है। बस ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण ऐसा छोटा छोटा नज़र आता है, वाइट वाइट, और सिर्फ रात में ही नज़र आता है। लेकिन जो सन है वो हमारे सामने होता है और हमको बहुत ज़्यादा गर्म रखता है। इसी का एनर्जी से समझ लीजिए कि पूरा पृथ्वी चल रहा है ना। इसी के एनर्जी से, सनलाइट से ही फोटोसिंथेसिस होता है, तो प्लांट खाना बना के खाता है, फिर हम लोग प्लांट को खाते हैं, वो ऐसे करके एक चेन रिएक्शन, फूड चेन बनता है, तो जाके लाइफ एग्जिस्ट किया हुआ है अर्थ पे। बात समझ रहे हैं? तो सन का इतना इम्पोर्टेंस है कि इसी के एनर्जी के कारण हमारा पृथ्वी चल रहा है। और इसी कारण से हम लोग छठ पूजा भी मनाते हैं। हिंदू धर्म में बिहारी लोग छठ पूजा मनाते हैं इसी कारण से, क्योंकि सन ही हमारा क्या है? एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है। इसी के वजह से अर्थ एग्जिस्ट करता है, अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। अगला पॉइंट है हमारा, इट्स स्पीड डिक्रीजेज व्हेन ट्रेवल फ्रॉम वैक्यूम, गैस, लिक्विड, सॉलिड। हाँ, सबसे ज़्यादा जो लाइट की स्पीड होता है वो वैक्यूम में सबसे फास्ट, फिर गैस में थोड़ा स्लो, फिर लिक्विड में और स्लो, सॉलिड में सबसे स्लो। कहने का मतलब जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगा पार्टिकल का, मीडियम का, वैसे वैसे लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा? डिक्रीज होने लगेगा। ये चीज़ उल्टा हो जाता है जब साउंड ट्रेवल करता है ना। डेंसिटी बढ़ता है तो साउंड का भी स्पीड और बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे ऐसा रहता है। अगला पॉइंट है, इट शोज ड्यूअल कैरेक्टर, दैट इज
पार्टिकल एज वेल एज वेव। देखिए पहले ऐसा समझा जाता था कि किसी भी सब्सटेंस, किसी भी चीज़ के पास या तो वो वेव के जैसा बिहेव करेगा और नहीं तो वो पार्टिकल के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है, दोनों नहीं हो सकता। ऐसा माना जाता था कि जो लाइट है वो सिर्फ वेव के जैसा बिहेव करता है, क्योंकि उसका वजन नहीं है, उसमें कुछ मास जैसा फील नहीं होगा आपको, इसीलिए इसको पार्टिकल कैरेक्टर नहीं माना जाता था पहले। और कुछ कुछ चीज़ ऐसा है जिसमें पार्टिकल कैरेक्टर होता है, जैसे कि कोई मैटर हो गया, कोई भी पार्टिकल हो गया, एटम हो गया, तो उसमें वजन होता है, उसका मैटर होता है, उसका पार्टिकल होता है, इसीलिए वो पार्टिकल नेचर रखा है, वेव नेचर नहीं रखा है। तो जब जब साइंस का डेवलपमेंट हुआ तो ऐसा पता चला कि बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जिसमें वेव भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, इसीलिए वैसे चीज़ों को बोलते हैं ड्यूअल नेचर, मतलब उसमें दोनों कैरेक्टर पाया जाता है, पार्टिकल का भी और वेव का भी। अच्छा, पहले लाइट को वेव कैरेक्टर ही माना जाता था, लेकिन आगे चल के कुछ कुछ ऐसा प्रोसेस दिखा जिसके वजह से ये साबित हुआ कि ये पार्टिकल नेचर भी रखा है। ये एक्चुअली हम लोगों को क्लास 11-12 में पढ़ना है, 11 के केमिस्ट्री में आपको ये वर्ड मिल जाएगा, ठीक है, ड्यूअल नेचर। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्टिक्स के बारे में, लाइट क्या है और लाइट का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो आगे हमारा टॉपिक है कि लाइट के बारे में तो अब हम लोग समझ गए। तो ये है रे ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए जब एक सिंगल लाइट गुजरेगा, एकदम सिंगल पतला सा रेडिएशन, तो उसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट, और यही चीज़ जब ग्रुप में आएगा तो उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ऐसे ही डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, सिंगल स्ट्रेट लाइन इसको क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट, और जब ग्रुप में आता है तो उसको क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। अब ये कितने तरह का होता है बीम ऑफ लाइट। देखिए एक्चुअली में रे ऑफ लाइट होता ही नहीं, ये तो बस समझने के लिए, क्योंकि जब छोटा से छोटा लाइट भी निकलता है, हमारे टॉर्च का भी लाइट निकलेगा ना, मोबाइल का फ्लैश लाइट भी निकलेगा, तो उसके अंदर लाखों करोड़ों रेडिएशन होता है। तो ये बस समझने के लिए होता है कि रे ऑफ लाइट का मीनिंग क्या है। तो बीम ऑफ लाइट हमारा 3 टाइप्स का है, 3 तरह का बीम ऑफ लाइट है। एक है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जैसा देखिए नाम है वैसा ही उसका शेप है और उसी तरह उसका डेफिनेशन है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट में क्या होगा, आएगा भी सीधा और जाएगा भी सीधा, तो ये हो गया पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जो कि यहाँ दोनों एग्जांपल दिया हुआ है। फिर है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है फैलता हुआ, ये वाला उसका एग्जांपल है। एक सोर्स ऑफ लाइट होगा छोटा सा और वो फैल के बहुत सारे डायरेक्शन में अलग अलग ट्रेवल कर रहा होगा, तो उसको बोलेंगे क्या, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, जो कि हमारा मोबाइल का फ्लैश लाइट में होता है, टॉर्च लाइट में होता है। आप देखिएगा कि छोटा सा है इसका मुँह, मगर फैल के कितना दूर चला जा रहा है, बहुत दूर तक ये रोशनी कर दे रहा है। फिर है हमारा कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट का मतलब होता है सिकुड़ना, आ रहा है बहुत जगह से लाइट, लेकिन जा रहा है कोई एक छोटा सा छेद में, कोई एक छोटा सा जगह में जा रहा है, ठीक है, तो वैसे जगह को बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जैसा कि ये वाला एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये आ रहा है चारों तरफ से, जा रहा है एक छोटे से जगह में, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, मतलब कन्वर्ज होकर सिकुड़ रहा है। ये उसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि पूरा एक रूम आप पैक कर दें लाइट जला के, और बस उसमें चाबी लगाने भर का जो गैप है, तो वहाँ से सारा लाइट का रेडिएशन जाएगा उसके अंदर, तो यहाँ बोलेंगे क्या है कि डाइवर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, मतलब सिकुड़ रहा है। ये 3 तरह का हमारा बीम ऑफ लाइट होता है। तो जब भी लाइट बहुत डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट से आ रहा होता है, जैसे कि सनलाइट या फिर प्रोजेक्टर लाइट, तो आने के बाद कुछ देर के बाद आपका ये लाइट पैरेलल हो जाता है, सीधा हो जाता है, बहुत दूर से अगर आ रहा है तो। अगला जो वर्ड है ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट किस प्रकार का होता है। तो ऑब्जेक्ट 2 तरह का होता है, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, है ना। वैसे ऑब्जेक्ट जिसका अपना हीट और लाइट होता है, वैसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ल्यूमिनस। देयर ऑब्जेक्ट्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, ओन मतलब अपना, जैसे कि एग्जांपल है सन, स्टार, बल्ब, ये सब ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसका अपना खुद का लाइट है, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जस्ट उसका अपोजिट, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसका अपना हीट और लाइट नहीं होता है, वो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। जैसे कि एग्जांपल हो गया, देख सकते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया ह्यूमन बीइंग्स, पेन हो गया, टेबल हो गया, ये सब कैसा एग्जांपल है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का। और ल्यूमिनस में हो गया सन हो गया, फायर हो गया, वुड फायर, फ़ोन का स्क्रीन का अपना लाइट होता है, लाइट बल्ब का अपना होता है, ये स्पीकर का RGB लाइट है, ये तो सब इसका खुद का लाइट है। तो जिसका खुद का लाइट है वो हम लोग को डायरेक्ट नज़र आता है, और जिसका खुद का लाइट नहीं है वो भी हम लोग को नज़र आता है, दिखाई पड़ता है, मगर ये दिखाई पड़ता है रिफ्लेक्शन के कारण। किसी और का लाइट इस ऑब्जेक्ट पर पड़ता है,
फिर इससे टकरा के हमारे आँख में आता है, तब जाके हम लोग को दिखाई पड़ता है। ये है पूरा कंसेप्ट किसी भी चीज़ को देखने के पीछे, ठीक है। देखिए ये वर्ड सारा जो भी हम बताया जा रहा है इस वीडियो में, ये सारा चीज़ पहले भी क्लास 8-9 में या फिर 7-8 में आप सुने होंगे थोड़ा बहुत, है ना। तो ये बेसिक्स है सारा। अगर कोई बच्चा 7-8 ये सब नहीं भी पढ़ा है और फिर भी इस वीडियो को देख रहा है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारा चीज़ कवर हो जाएगा आपका, है ना। शुरू से बेसिक्स एकदम है पूरा। तो आगे हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, इस चैप्टर का सबसे वही वर्ड है, इसी चैप्टर के नाम पे है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन क्या है? तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज। बाउंसिंग बैक का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापिस आना, किसी भी सरफेस से, है ना। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन इट हिट्स ऑन स्मूथ हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जब भी बहुत ज़्यादा चिकने सरफेस पर कोई लाइट गिरेगा तो वो टकरा के वापस आएगा, और इसी प्रोसेस का नाम होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप देख सकते हैं यहाँ एक छोटा सा बच्चा है, वो एक मिरर में देख रहा है और मिरर में देख के कितना खुश हो रहा है, उसको लग रहा है कि ये कौन सा बच्चा है, लेकिन असलियत में ये क्या है, उसका इमेज है। इमेज एक तरह का इल्यूज़न होता है। इल्यूज़न कहने का मतलब वहम होता है, असलियत में वैसा कोई चीज़ होता नहीं। हमारे लाइट का मतलब लाइट जाके पीछे ऐसा लगता है कि मुड़ के मिल रहा है, इस वजह से ऐसा लगता है कि इमेज बन रहा है। फिर देख सकते हैं कि यहाँ शीशा मिरर का काम कर रहा है, इमेज जैसा बनाने का काम कर रहा है, वही रिफ्लेक्ट करा रहा है हमारे लाइट को। यहाँ से लाइट गया, फिर टकरा के इधर ही वापस आ गया। लेकिन यहाँ देखिए, ये जो पहाड़ है और जंगल है, इसका जो इमेज है वो बन रहा है एकदम पानी में। तो वाटर भी यहाँ कैसा काम कर रहा है? एज मिरर ही काम कर रहा है, क्योंकि वाटर बहुत स्मूथ होता है और लाइट का रिफ्लेक्टर होता है। तो जो भी लाइट यहाँ से आया वो टकरा के फिर से वापस चला गया, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक इमेज जैसा बन गया है। किसका? पहाड़ का और जंगल। होटल है। अरे बहुत, सिंगापुर में एक ही पैन पैसिफिक है। ये विच रूम चल सामान उठा अपने सर पे चल। हाँ। हमें सामान उठाने की जरूरत नहीं, ऐसे बड़े होटलों में मुस्टंडे रखे होते हैं सामान उठाने के लिए। चल बेटा चल, ले चल चल। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जंगल का, इसीलिए इसको बोलेंगे क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए जब भी रिफ्लेक्शन होता है ना, हम लोग तो जान के रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? टकरा के वापस आना, है ना। तो यहाँ कुछ रूल रेगुलेशन काम करता है। फिजिक्स हमेशा रूल पे चलता है, और वो भी रूल जो हमारे डे टू डे लाइफ में नेचर में लग रहा होता है, ठीक है, बस हम लोग को पता नहीं होता है। तो वही बात है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने का कुछ नियम कानून होना चाहिए। वो क्या है? तो 2 नियम हैं जो बड़ा फेमस है, और ये तो बचपन से ही याद रहता है बच्चे लोग को, क्योंकि वो 7-8 में ये 2 बार 3 बार पढ़ चुका होता है। तो पहला जो चीज़ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। पहले समझ लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा क्या, है ना। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपका मिरर हो गया। मिरर का मतलब होता है शीशा, आईना, जो बोलना है बोल सकते हैं। यहाँ पे जो लाइट गिरता है, उस गिरने वाला लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो टकरा के वापस जाता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यही चीज़ अगले चैप्टर में रिफ्रैक्टेड हो जाएगा जब वो मुड़ के जाएगा। ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, डॉटेड लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर लाइन। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर लाइन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलेंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है उसी को नाम देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे? तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल होता है उसी का नाम होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने बच्चे लोग इस वाले को बोल देते हैं कभी कभी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये गलत है ना। हमेशा दोनों एंगल को नॉर्मल से ही नापना है। तो इसमें थोड़ा एक मान लीजिए थे कि क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अगर ये 30 डिग्री होगा तो बताइए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। थोड़ा देर वीडियो पॉज करके आप सोचिए। हाँ, तो देखिए ये पूरा एंगल 90 होता है, बढ़िया से देखने की ज़रूरत है। ये अगर 90 है तो ये अगर 30 है तो ये कितना हो जाएगा? बचा हुआ एंगल ये हो जाएगा 60। अब ये अगर I 60 है तो R भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा।
तो इसीलिए यहाँ इसका आंसर आएगा कितना 60। लेकिन कुछ कुछ बच्चा लोग हड़बड़ा के 30 ही बोल देता है, इस वजह से गलत हो जाता है। क्योंकि एंगल जो भी हो, आई हो चाहे आर हो, आपको नापना हमेशा नॉर्मल से, ना कि मिरर से, ठीक है। चलिए देखिए, तो जो पहला लॉज है वो कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होगा हमेशा, चाहे वो कैसा भी रिफ्लेक्शन हो। दूसरा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये जो तीनों लाइन है वो एक ही प्लेन पर लाई करेगा, ठीक है। एक ही प्लेन मतलब अगर हम लोग उसको एक पेपर से कट करें ना, तो ये तीनों का तीनों एक ही बार में कट जाएगा, कोई बचेगा नहीं। तो इसी को बोलते हैं सेम प्लेन पर लाई करना, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने पढ़ा होगा, आज इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। हमारे पास है प्लेन मिरर और हमारे पास है लेज़र लाइट। सो विद द हेल्प ऑफ द लेज़र लाइट वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ रे एंड दैट रे विल स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर। सो ये रे जो हमारी प्लेन मिरर पर स्ट्राइक कर रही है डॉट से प्लेन मिरर तक, दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे। आप देख सकते हैं ये हमारी इंसिडेंट रे है, जिस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है प्लेन मिरर पे, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्ट होने के बाद दिस रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। सो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना अब है कि रिफ्लेक्शन कितने तरह का होता है ना, तो रिफ्लेक्शन का भी 2 टाइप है। आप देख सकते हैं, देखने से ही पता चल रहा है कि ये पैरेलल आ रहा है और पैरेलल जा रहा है, तो एकदम यूनिफॉर्म है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि ये आया तो पैरेलल है मगर चला गया टेढ़ा मेढ़ा, तो इसको बोलते हैं इर्रेगुलर, ठीक है। देखिए वैसा ही कुछ डेफिनेशन बना हुआ है। रेगुलर रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्शन इन विच द लाइट रेज आफ्टर हिटिंग ए स्मूथ पॉलिश सरफेस मूव्स इन सेम डायरेक्शन, मतलब पैरेलल ही आएगा और पैरेलल ही जाएगा, तो नाम हो जाएगा रेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम हो जाएगा स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। एक बार बोर्ड एग्जाम में स्पेकुलर पूछ दिया था, है ना, तो बच्चे को तो याद है रेगुलर और इरेगुलर, तो आप याद रखेंगे रेगुलर का दूसरा नाम क्या होता है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर का दूसरा नाम यहाँ पे क्या है, डिफ्यूज। आपसे कंफ्यूज करने के लिए इरेगुलर की जगह डिफ्यूज बोल देगा, क्या है बताइए। तो इसमें भी वैसे ही उदाहरण दे देना है, एग्जाम्पल जैसा मतलब डेफिनेशन है वैसे ही पिक्चर के हिसाब से बता देना है। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन विच लाइट रेज आफ्टर हीटिंग रफ सरफेस, देखिए यहाँ पे स्मूथ सरफेस है, यहाँ पर रफ सरफेस है, मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। जब वो हिट करेगा और टकरा के वापस आएगा तो वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेगा, इसी का नाम है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखिए एक सवाल हम पूछते हैं आप लोगों से, थोड़ा सोच के बताइएगा कि क्या इस वाले इरेगुलर रिफ्लेक्शन में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये जो लॉज होता है, ये जो नियम कानून बना है रिफ्लेक्शन का, क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इस वाले रिफ्लेक्शन में ये लागू होगा? थोड़ा वीडियो सोच के स्टॉप करके आप खुद से सोचिए। तो यस, इसका आंसर है यस, ये लागू होगा। आपको देखने से लागू लग नहीं रहा होगा, है ना, ये बात अलग है, लेकिन हम इसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो है आपका सरफेस रफ हो चुका है, तो रफ सरफेस पर एंगल नापना बड़ा मुश्किल का काम, ठीक है। हम लोग एंगल जब भी नापते हैं तो वो एंगल नापते हैं हम लोग नॉर्मल से, ठीक है। तो जब सरफेस प्लेन था तो प्लेन सरफेस का नॉर्मल भी बड़ा आसानी से नापा जा सकता है। इसका नॉर्मल आपको आ जाएगा एकदम सीधा सीधा, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। और फिर लाइट यहाँ से चला जाएगा, इसीलिए एंगल आई एंगल आ रही है, दोनों एंगल आपको दिख रहा होगा कि क्या है, बराबर है। मगर यहाँ जो प्रॉब्लम आने वाला है वो क्या है कि अब आप यहाँ जब एंगल नापने चलिएगा तो वो एंगल आप सीधा नहीं नाप सकते। क्यों नहीं नाप सकते? क्योंकि आपका सरफेस ही टेढ़ा हो चुका है। कहने का मतलब अगर ये लाइन सीधा है तो परपेंडिकुलर ऐसे सीधा होगा, लेकिन अगर लाइन ही टेढ़ा हो जाए तो इसका परपेंडिकुलर भी टेढ़ा ही ना होगा, ठीक है। और अगर कर्व हो जाए तब तो बड़ा मुश्किल हो जाता है लाइन को खींचना एंगल बनाने के लिए, है ना। तो कर्व लाइन को, जब लाइन टेढ़ा है तो ठीक है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि लाइन क्या है, कर्व हो चुका है।
तो सबसे पहले समझेंगे कि कर्व लाइन पर एंगल जब खींचते हैं तो एज्यूम करके खींचा जाता है ना, ऐसा जूम कर देते हैं इसको, मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट है एकदम, इतना जूम करते हैं कि ये लगने लगता है कि ये क्या है, सीधा है। इस चीज़ का एग्जांपल हम दें तो हमारा पृथ्वी देखेंगे तो गोल है, पूरा एकदम क्या है, गोल है। लेकिन हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं, आप जहाँ भी खड़े हैं या बैठे हैं, आप इमेजिन कीजिए आपका पाँव कोई कर्व सरफेस पे है या स्ट्रेट सरफेस पे, तो आपको महसूस होगा कि हमारा जो पाँव है वो स्ट्रेट सरफेस पे ही है। तो ऐसा कैसे हो गया, पृथ्वी पूरा गोल है लेकिन आपको महसूस हो रहा है एकदम स्ट्रेट। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग जो पृथ्वी के हिस्से पर खड़े हैं वो बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, मात्र एक छोटा सा टुकड़ा है। तो जब भी कोई कर्व चीज़ का छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है तो वो कैसा लगने लगता है, स्ट्रेट लगने लगता है। इसका बेस्ट एग्जांपल यही वाला है ना। पूरा दुनिया क्या है, गोल है, लेकिन हम लोग दुनिया पे थोड़ा सा खड़े हैं, छोटा सा हिस्सा है, हम लोग दुनिया के मुकाबले बहुत छोटा सा है, इसीलिए हम लोग को कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट। अब इमेजिन कीजिए कि कोई भगवान का एक अवतार हो जाए जो बहुत बड़ा रूप ले ले, है ना, तो एक पाँव उनका कहाँ होगा, एक पाँव होगा हमारा नॉर्थ अमेरिका में, दूसरा हो जाएगा आपका मान लीजिए कि चाइना में। तो ये कितना बड़ा उनका अवतार होगा, है ना। अब आपको लगेगा, उनको ऐसा लग रहा होगा कि हम बॉल जैसा सरफेस पे लात रखे हैं, एकदम टेढ़ा है। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा रूप है इसीलिए यहाँ स्ट्रेट नहीं एज्यूम होगा, लेकिन जो बहुत छोटा सा टुकड़ा है उसको क्या महसूस होगा कि वो स्ट्रेट है ना। तो सबसे पहली बात कि हम लोग इसको स्ट्रेट मान के चले हैं, वो स्ट्रेट है नहीं, ठीक है। दूसरी बात, इस हिसाब से इसका परपेंडिकुलर बदल जाएगा। अब जैसे ये टेढ़ा है तो इसका परपेंडिकुलर ये ब्लू लाइन ना हो के ये वाला लाइन होना पड़ेगा, ठीक। अब इसी हिसाब से आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बदलेगा, ये हो जाएगा टेढ़ा, है ना। आपको लग रहा है कि ये टेढ़ा गया, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो इसका नॉर्मल भी खिसक चुका है थोड़ा सा। अब ये एंगल आई और ये एंगल आर दोनों क्या हो जाएगा, सेम, ठीक है। तो एंगल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इसमें भी वैलिड है, ये बात अलग है कि हम लोग को महसूस नहीं होता, ठीक है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।